आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कामले। बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन की। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मण सम्मेलन जो है, जिसे भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कहा जाता है, ये चर्चा का केंद्र बन गया है। अब बसपा के जो सबसे बड़े कद्दावर ब्राह्मण चेहरा है, सतीश चंद्र मिश्रा, इनके जो सम्मेलन है, इसके माध्यम से जो है ब्राह्मण जो है वो सत्ता का केंद्र बन गया है। सतीश चंद्र मिश्रा इन दिनों कई टीवी चैनल्स पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण सम्मेलन के माध्यम से जो है बीएसपी ने एक चर्चा का विषय जो है शुरू कर दिया है। ये जो एक नैरेटिव सेट किया गया है कि 2007 में बीएसपी को जो सत्ता मिली थी वो ब्राह्मणों के कारण मिली थी। ये क्या सच है या इसके पीछे कोई साजिश है, इसका खुलासा आज हम करेंगे। आपको याद है कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी पूर्ण सत्ता में बहुमत से आई थी, तब बड़े पैमाने पे ये कहा गया कि सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से बीएसपी ने सत्ता प्राप्त की है, और विशेष तौर पे ये कहा गया कि ब्राह्मणों ने बीएसपी को सबसे बड़ा श्रेय, अगर बीएसपी को सत्ता में आने का किसी को जाता है तो ब्राह्मण वर्ग को जाता है। ब्राह्मणों के माध्यम से ही बीएसपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की पार्टी हो या चाहे केंद्र की सत्ता की बात हो, तब उसे सभी जाति, धर्म या वर्ग से समर्थन मिलता है, तभी वो पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आती है। लेकिन 2007 में बीएसपी के जीत का श्रेय ब्राह्मणों को दिया गया। अब 2007 के समय के पास हम आपको लेके चलते हैं। 2007 में क्या था? 2007 में केंद्र की सत्ता में कांग्रेस थी, और जब उस समय लेफ्ट पार्टीज के लगभग 59 सांसद थे जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, और यूपीए के माध्यम से कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी। उस वक्त कांग्रेस यूपी में काफी कमजोर थी और बीजेपी भी यूपी में काफी कमजोर थी। बीजेपी तो उस वक्त ना केंद्र में थी और ना ही राज्य में थी। अब ऐसे समय में 2002 का जब विधानसभा चुनाव यूपी में हुआ था, तब बीएसपी को सबसे हाईएस्ट सेकंड नंबर की सीटें मिली थी 98, और पहले नंबर पे सपा थी 143, और बीजेपी के पास में थी 88 सीटें। तो इसके बावजूद बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ, मायावती सीएम बनी। ये सरकार ज्यादा समय तक चल नहीं पाई, सरकार गिर गई। उसके बाद 2003 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बीएसपी के कुछ विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में जो था, 2003 से 2007 तक का जो उनका कार्यकाल था, उस समय यूपी में बड़े पैमाने पे गुंडागर्दी, दहशत, लूट, इस तरह की कई घटनाएं हुई थी। एक वक्त ऐसा भी आया था 2006 में, जब यूपीए की सरकार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती थी। लेकिन उस वक्त जो प्रकाश करात थे, जो लेफ्ट पार्टीज के नेता हुआ करते थे, इन्होंने सोनिया गांधी को कन्विंस करके, क्योंकि प्रकाश कारात जो थे मुलायम सिंह यादव के अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने सोनिया गांधी को कन्विंस करके यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने से रोक दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ में शुरू हो गई थी इस प्रदेश में। और जब 2007 का चुनाव आना था, तब 2007 के चुनाव में फ्रंट रनर केवल बीएसपी थी। आप देखिए, कांग्रेस कमजोर है, बीजेपी काफी कमजोर हो गई थी यूपी के चुनाव तक। वो ना केंद्र की सत्ता में थी और ना राज्य की सत्ता में थी। और ऐसे समय में एंटी इनकम्बेंसी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ में है, और ऐसे वक्त में वहां पे सत्ता की सबसे प्रमुख दावेदार जो थी वो बीएसपी थी, क्योंकि 2002 के चुनाव में बीएसपी के पास 98 विधायक थे। अब यूपी के ब्राह्मणों को जो लगा, कहते हैं कि यूपी में 12% ब्राह्मण है, कोई कहता है 14% है, जो भी हो, लेकिन जो ब्राह्मणों का एक प्रबुद्ध वर्ग है, उसको ये लगा कि 2007 के चुनाव में ना सत्ता में कांग्रेस आ सकती है, ना बीजेपी आ सकती है, और सपा का तो सत्ता में आने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसे समय में इन ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट देने का अभियान चलाया, और इसमें प्रमुखता से शामिल थे बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, ब्रजेश पाठक, रामवीर उपाध्याय। इस तरह के कई ब्राह्मण नेता थे जिन्होंने इस जो एक पूरा परिप्रेक्ष्य था, इसको समझ लिया था, और इन्होंने ये कोशिश की थी कि बसपा के माध्यम से ब्राह्मणों को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया जाए।
लेकिन बात ये भी है कि उस वक्त बीएसपी ने सर्व समाज के साथ में सर्व समाज के लिए जो है भाईचारा कमेटी का गठन किया था। बीएसपी के माध्यम से भाईचारा कमेटी में सभी समाज के लोगों को शामिल किया गया था। इसमें दलित भी थे, मुस्लिम भी थे, ओबीसी भी थी, जो अदर बैकवर्ड क्लास है, अन्य पिछड़ी जाति है, वो भी थी, ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, सभी तरह के लोग इस भाईचारा कमेटी में थे और इस भाईचारा कमेटी के माध्यम से जगह-जगह बसपा के सम्मेलन भी हुए। उस वक्त वो जो वक्त था, उस वक्त बीएसपी का जो स्टीयरिंग था, वो किसके पास में था? बाबू सिंह कुशवाहा, सुखदेव राजभर, रामाचल राजभर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये ऐसे तमाम, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये ऐसे तमाम नेता थे जो बीएसपी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कामयाब हो गए थे। विशेष तौर पर 2007 के चुनाव में इन लोगों की काफी अहम भूमिका थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी उसमें थे। लेकिन आज बीएसपी का स्टीयरिंग सतीश चंद्र मिश्रा जी के पास में है। जो बीएसपी के पास वोट था उस वक्त, अब इस संदर्भ में एक स्टडी हुआ है, एक विश्लेषण हुआ है, एक अध्ययन हुआ है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज अर्थात सीएसडीएस का इस विश्लेषण है। इस विश्लेषण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अभी जो कहा जाता है, 2007 में भी जो कहा गया था कि बीएसपी को जो जीत मिली है उसका प्रमुख श्रेय ब्राह्मण वर्ग को जाता है, ये सरासर गलत तथ्य है। और अभी भी ये कहा जाता है कि 2022 के चुनाव में अगर बीएसपी को जीतना है तो उसे ब्राह्मणों को साथ में लाना पड़ेगा, ये भी सरासर गलत है। अब देखिए कैसा, जो सीएसडीएस की स्टडी है, इसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि 2007 में केवल 16% ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट दिया था। बिल्कुल आप समझ लीजिए इस बात को। 2007 में केवल 16% ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट दिया था। इसके विपरीत 86% जाटव, 71% वाल्मीकि, 53% पासी, 58% अन्य जो जातियां है अनुसूचित जाति की, उन्होंने, और लगभग 30% अन्य ओबीसी जिसमें कुर्मी और यादव को शामिल नहीं किया गया है, इन लोगों ने बीएसपी को वोट दिया था और जिसके कारण बीएसपी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, ना कि ब्राह्मणों के वोट के कारण। ब्राह्मण समाज ने केवल 16% वोट ही बीएसपी को उस वक्त दिया था। हालांकि यह भी एक अच्छी शुरुआत थी क्योंकि ब्राह्मण उस समय तक बीएसपी को वोट देता नहीं था, लेकिन ये एक सतीश चंद्र मिश्रा, रामवीर उपाध्याय, ब्रजेश पाठक जैसे ब्राह्मण नेता बीएसपी के पास थे, नकुल दुबे थे, इनके कारण बीएसपी के पास 16% ब्राह्मण वोट आए। ये एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन ये धारणा या ये समझ कि ब्राह्मणों ने बीएसपी को जिताया, ये सरासर गलत है। हाँ, लेकिन एक बात यह भी है कि उस वक्त बीएसपी ने लगभग 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया था और उसमें 41 ब्राह्मण जो है बीएसपी के चुनकर आए थे। वर्तमान में बीजेपी के पास 46 ब्राह्मण हैं। उस वक्त ये सबसे बड़ा फिगर था कि बीएसपी ने 86 ब्राह्मणों को टिकट देकर 41 ब्राह्मण चुनकर आए गए थे। लेकिन ब्राह्मण जो चुनकर आए थे वो एससी, ओबीसी, मुस्लिम या जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ी जातियां कहा जाता है यूपी में, इनके वोटों के कारण ब्राह्मण समाज के लोग बीएसपी के टिकट पर चुन के आए थे, ना कि ब्राह्मण वोट के आधार पर वो बीएसपी के टिकट पर चुनकर आए थे। ये सही और तथ्यात्मक विश्लेषण है। 2007 में बीएसपी को लगभग 30% वोट मिले थे और 2012 में बीएसपी का वोट शेयर घट के 23% रह गया था। तब बीएसपी को लगभग 99 सीटें मिली थी। सपा को 2002 और 2007 दोनों समय 25% वोट मिला था, जबकि 2012 में उसको 29% वोट मिला और उसके 21 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए थे। तो आप समझिए, 2012 में जब सपा जीती थी तब उसके पास 216 सीटें थी और इसमें केवल 21 ब्राह्मण थे। तो ये कहना कि केवल ब्राह्मणों के कारण कोई जीतता है, ये सरासर गलत है, ये तथ्य के अनुरूप नहीं है। अब 2012 में बीएसपी सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन उसे उस वक्त लगभग 19% ब्राह्मणों ने वोट दिया था, 3% वोट ज्यादा मिला था। लेकिन फिर भी बीएसपी क्यों हारी? बीएसपी के पास जो 30% वोट 2007 में आया था वो 23% हो गया। इसका मतलब 7% वोट उससे कट गया। सीएसडीएस के जो
तथ्य हैं, वो जो इन्होंने विश्लेषण किया है, वो कहते हैं कि जो जाटव समाज के लोग हैं या जो अन्य एससी की जातियाँ हैं या फिर जो ओबीसी वर्ग के वोट हैं, इन्होंने बीएसपी से हटकर सपा को वोट दिया। इसलिए उस वक़्त सपा के लगभग 62 विधायक एससी वर्ग से चुन के आए थे। उस समय केवल 62% जाटव समाज ने बीएसपी को वोट दिया और 42% वाल्मीकि समाज ने बीएसपी को वोट दिया था। उस वक्त ये था कि ब्राह्मणों का ही अधिक वर्चस्व बीएसपी की सत्ता में था, क्योंकि मायावती के सामने इस तरह से कहा गया कि ब्राह्मणों के कारण आपको जीत मिली है, इसलिए सबसे अधिक पैमाने पे ब्राह्मण मंत्री बीएसपी की सरकार में बने। ब्राह्मण समाज का ही व्यक्ति जो है चीफ सेक्रेटरी बना। प्रशासनिक तौर पर भी ब्राह्मणों को ही अधिक वर्चस्व मिला। और सतीश चंद्र मिश्रा जो थे, वो बसपा के एक ब्राह्मण फेस थे, तो इन्होंने बड़े पैमाने पे ब्राह्मणों को सरकारी वकील बनाया। कई तरह की जो बातें थी वो ब्राह्मणों को मिली। लेकिन इसके बावजूद दलित वर्ग को अपनी सत्ता होने के बावजूद उसे जो ठोस चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। इसलिए उस वक्त दलितों का वोट भी बसपा से खिसक गया, ओबीसी का वोट भी बसपा से खिसक गया और मुस्लिम वोट भी बसपा के से खिसक गया, क्योंकि सत्ता में ब्राह्मणों का ही वर्चस्व अधिक दिख रहा था। एक मेरे पहचान के एक बसपा के नेता थे, उन्होंने मुझे कहा कि जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब उन्हें 3 कॉलेज मिले, लेकिन बहन जी की जब सरकार आई तब उन्हें एक भी कॉलेज नहीं मिला। इसके साथ-साथ ही उस वक्त ये था कि बहन जी से मिलना विधायकों के लिए भी मुश्किल था। मंत्रियों के लिए तो ठीक था, लेकिन विधायकों के लिए भी बहन जी से मिलना मुश्किल था और बहन जी केवल लखनऊ में ही डेरा डाली हुई थी। वो सब प्रदेश के अलग-अलग जिले हैं, वहाँ पे नहीं गई। ये भी कारण है। ऐसे तमाम कई कारण हैं कि जो जब बीएसपी 2012 में सत्ता से बेदखल हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको 23% वोट मिले। अब फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि 2017 में सपा और बसपा का गठबंधन होता है। इसके बावजूद इस गठबंधन को महज 15 सीटें ही मिलती हैं। इसका कारण क्या है? जब 2017 में अखिलेश यादव के बाद बीजेपी सत्ता में आती है, तब उसको लगभग 40% वोट मिलता है और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये वोट लगभग 50% हो जाता है। 49.8% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला। उसके कारण भी थे, राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा नारा दिया गया था कि हमने पाकिस्तान में जाके घर में घुस के मारा, इस तरह की कुछ बातें थी। और जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, उस समय ये भी बीजेपी ने कोशिश की कि देखिए, ये तो केवल दलितों, मुस्लिम और यादव का गठबंधन है, आपको क्या मिलेगा? तो जो बाकी की जो जातियाँ थी, जो कुर्मी थी, निषाद थी, पाल थी, गडरिया थी, राजभर थी, प्रजापति थी, इन जातियों को बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया था और उनके माध्यम से सबसे बड़ी जीत फिर से जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में इनको मिली थी। और एक बात ये भी थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सपा बसपा गठबंधन था, ये ग्रास रूट तक भी पहुंच नहीं पाया था। काफी तमाम ऐसी बातें हैं और बीजेपी ने जो हिंदुत्व का एजेंडा वहां पे आज लागू करके रख दिया है, जो समाज कल तक बीएसपी के पास था, सपा के पास था। मान्यवर कांशीराम ने ऐसे व्यक्तियों को चुन कर विधायक और मंत्री बनाया था, वो समाज आज बीजेपी के पास चला गया है और हिंदुत्व की राह पे वो है, हिंदुत्व के आधार पे बीजेपी के पास में है। तो उनके पास में जो हिंदुत्व के आधार पे जो समाज चला गया है, उसे निकालना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन होने के बावजूद भी वो समाज इन गठबंधन के पास में नहीं आया था। अब तो सपा और बसपा दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस समाज को कैसे अपने साथ में कनेक्ट किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज सपा के लिए भी है, बसपा के लिए भी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिस तरह से कोविड का मैनेजमेंट बीजेपी की सरकार ने किया, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे योगी की सरकार हो, ये पूरी तरह से धराशायी हुए, फेल हुए। लोगों के जॉब्स चले गए हैं, लोग काफ़ी निराशा में हैं, लोग काफ़ी संकट में हैं। तो इनका जो असली चेहरा है, बीजेपी का अब सामने आ गया है। तो इन्होंने अब क्या किया है, ओबीसी की राजनीति करना शुरू कर दी है। कल तक जो राजनीति बीएसपी करती थी, आज वो राजनीति बीजेपी करने लगी है। आप देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेरी कैबिनेट जो है, इसमें सबसे बड़े पैमाने पे ओबीसी और दलितों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जबकि ये बात सच भी है, लेकिन जो मिनिस्ट्रियल बर्थ दिए गए हैं, वो इन जो प्रोमिनेंट जो बर्थ होते हैं, वो अभी भी ब्राह्मण, ठाकुर या जो हाई कास्ट है उन्हीं के पास में है। भले ही इनके सरकार में ओबीसी और एससी के लोग ज़्यादा हो गए, लेकिन इनके पास में कोई अच्छे डिपार्टमेंट नहीं है। बहरहाल,
लेकिन ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि हमने ओबीसी के जातियों को सबसे अधिक पैमाने पे वहाँ पे जो है प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन इसके बावजूद हमारी पार्टियाँ क्या कर रही हैं, वो ब्राह्मणों को लुभा रही है। जो ब्राह्मण आज सबसे बड़े पैमाने पे बीजेपी में है, लगभग 80% ब्राह्मणों ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया, 2017 में बीजेपी को वोट दिया। उस ब्राह्मणों को फिर से लुभाने की कोशिश बीएसपी कर रही है, जो कि सर्वथा गलत है, ऐसा मुझे लगता है। जो हमारी राह थी, वो उस राह पे अब बीजेपी चल रही है। बीजेपी ने क्या किया कि नीट में जो ओबीसी के बच्चों को मेडिकल में एडमिशन मिलता नहीं था, उनके लिए आरक्षण नहीं था, अब उन्हें आरक्षण दे दिया है। जबकि इसी सरकार ने ये आरक्षण 2 साल तक रोक दिया था, 2017 से बीजेपी की सरकार ने, अब वो आरक्षण दे रही है। इसके अलावा जो ओबीसी को आरक्षण राज्य के स्तर पर देना चाहिए था, ये भी इस संदर्भ में भी अभी कानून लाया जा रहा है कि राज्य अपने तौर पे ओबीसी को भी आरक्षण दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है बीजेपी हमारे एजेंडे पे चल रही है और हम बीजेपी के एजेंडे पे चल रहे हैं। तो इस तरह से एक फ्लिप फ्लॉप जो है यहाँ पे हो गया है। अब इस संदर्भ में जो है, जो ब्राह्मण वोट बैंक की बात है, इस संदर्भ में प्रोफेसर दिलीप मंडल जो वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने भी एक अध्ययन करके एक ट्वीट लिखा था, इसको भी हमने समझना चाहिए। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 403 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें से बीएसपी और सपा दोनों लगभग 100 सीटों पर ब्राह्मण या फिर हाई कास्ट के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी और इनके पास में बचेगी 300 सीटें। अब इन 300 सीटों में से लगभग 60-65 सीटों पे जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, तो वहां चली जाएगी। फिर बचेगी जो 200 सवा 200 सीटें, इसमें इनको मुसलमानों को भी 100 सीटें देना है। फिर 50 से 60 सीटें ओबीसी और कुर्मी को देनी है। फिर जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके लिए सीटें नहीं बचती। जिस समाज का वहां पे अनुपात 30% है, चाहे वो पाल, गडरिया, निषाद, राजभर, प्रजापति समाज के लोग हैं, उसके लिए इन पार्टियों के पास में सीटें महज 30 से 50 सीटें हैं। वही बीजेपी को देखिए, बीजेपी ने क्या किया है। बीजेपी को तो मुसलमानों को टिकट नहीं देना है, तो 403 में से 100 सीटें ये जो है वो ब्राह्मणों को दे देंगी। फिर 300 सीटों में से जो लगभग 60 से 65 सीटें हैं वो रिजर्व सीटें रहेंगी। उसके बाद जो 200-250 सीटें बचती है, उसमें वो अति पिछड़ी जातियों को टिकट दे देगी। तो इसका मतलब है कि बीजेपी के पास में ये वोटर्स क्यों जाता है, क्योंकि उसको सबसे अधिक पैमाने पे टिकट्स इस बीजेपी से मिलती है। वही अब बीएसपी अगर 100 ब्राह्मणों को टिकट देगी, 100 मुसलमानों को टिकट देगी, 60 शेड्यूल कास्ट को टिकट देगी, तो उसके पास में ओबीसी या यादव के लिए, कुर्मी के लिए बचेगा क्या? तो ये भी रणनीति पर विचार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो कि ब्राह्मणों के कारण सरकार बनी थी, इसको तो हमने अब बता दिया कि ये तो गलत बात है। और जिस तरह से अगर ब्राह्मण वोट बैंक को ही टारगेट करके अगर ये किया जाता है, तो जो शेड्यूल कास्ट का भी जो तबका है वो भी बीएसपी से दूर हो जाता है, या जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो भी बीएसपी से दूर हो जाता है, या जो बाकी जातियां जो है वो भी बीएसपी या सपा से दूर हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा धोखा है, जिसे बीएसपी ने और सपा ने भी समझने की आवश्यकता है। अब देखिए कि 2019 में जैसा बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, अब इसके पीछे भी एक वजह थी कि उस समय एक माहौल भी था कि अगर त्रिशंकु सरकार बनती है तो मायावती पीएम बन सकती है। तो इसलिए जो जाटो वोट थे या बाकी के भी जो दलित वोट थे, इन्होंने भी बीएसपी को वोट किया, इसलिए बीएसपी के पास 10 सीटें आ गई। लेकिन अब ये मौका नहीं, अब ये वक्त नहीं है कि ऐसा कोई माहौल भी नहीं है। इसलिए जो है, अगर बीएसपी केवल ब्राह्मणों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करने के बजाय जो बाकी जातियां हैं, जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, या जो यादव, कुर्मी या फिर बाकी जातियां हैं, उन पर अगर फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करती है, तो ही वो भाजपा को रोकने में कामयाब हो सकती है। अब ब्राह्मणों के बीच में बीएसपी का समर्थन जो है लगातार घटते जा रहा है। केवल 5% लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को वोट दिया था और केवल 6% लोगों ने सपा बसपा गठबंधन को वोट दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। ये सीएसडीएस कहती है। जबकि भाजपा को 2017 के चुनाव में 44% ब्राह्मण वोट मिले थे और 2000 लोकसभा के चुनाव में उसको 72%, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उसको लगभग 82% ब्राह्मण वोट मिले थे। इसका मतलब सारा का सारा ब्राह्मण समाज जो है अब इस वक्त भाजपा के पास में है। तो इसलिए बसपा का हाई वोल्टेज ब्राह्मण ड्रामा करके भी कोई फायदा होने वाला नहीं है,
क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक आज ब्राह्मणों का जो है, वो बीजेपी के पास में है और सबसे बड़ी ये गलती भी हुई थी कि सपा-बसपा का गठबंधन टूट गया था। अब आने वाला वक़्त कैसा होगा बता नहीं सकते क्योंकि अभी तो ख़ैर बीजेपी के खिलाफ भी काफ़ी रोष लोगों में है। तो ऐसे समय में लोगों के पास में 2 ही ऑप्शन है, या तो सपा या तो बसपा। इन दोनों में ही उसको वोट देना है। लेकिन जिस तरह से बीएसपी ने ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर जो हाई वोल्टेज माहौल क्रिएट किया है, इससे बीएसपी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, ऐसा हमें लगता है। उसके बजाय वो ओबीसी और जो अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं, उस पर अगर फ़ोकस करे, मुसलमान वोटों पर अगर फ़ोकस करे, तो ही उसे फ़ायदा मिल सकता है। ब्राह्मणों को टिकट देकर बीएसपी अपना वोट ज़ाया करेगी, उतने टिकट्स जाया करेगी, चाहे सपा हो या चाहे बसपा हो। वो अगर ब्राह्मणों को टिकट देती है, तो डेफ़िनिटली उसके पास वो वोट्स आने वाले नहीं हैं और जो इवन बाकी के जो वोट्स हैं, वो भी उससे कट जाएगी। इसलिए जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि अगर ऐसा लगता है बीएसपी को और सपा को कि उन्हें 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना है, तो ब्राह्मणों के जाल में फँसने की आवश्यकता उन्हें नहीं है। उन्हें अपनी राजनीति का फ़ोकस एससी, मुस्लिम, ओबीसी और जो अन्य पिछड़ा जाति है वहाँ पे रादर देन ओबीसी उस पर करना पड़ेगा। तभी जाकर जो है वो भाजपा को टक्कर दे सकती है क्योंकि भाजपा ने जिस आधार पे हिंदुइज़्म के आधार पे अपना बेस बनाया है, उसे तोड़ना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन टूटने का एक वजह अभी हो सकती है क्योंकि कोरोना के पैंडेमिक के कारण काफ़ी लोगों के जॉब्स चले गए हैं, काफ़ी लोग निराशा में हैं, काफ़ी लोग हताश में हैं, काफ़ी लोग इस बात से भी दुखी है कि बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। काफ़ी लोग इस बात से भी निराश है कि पेट्रोल महँगा हुआ है, डीज़ल महँगा हुआ है, रसोई गैस महँगा हुआ है, आज वो खाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। आज ये कहा जा रहा है कि यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों तक मुफ्त में राशन पहुँचाया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग कितनी दुर्दशा में हैं, कितनी गरीबी में हैं, कितनी बेचैनी में हैं। तो ऐसे वक़्त में अगर बीएसपी और सपा जैसी पार्टियाँ केवल ब्राह्मणों को अपना आधार बनाकर राजनीति करती रहेगी, तो वो ऑटोमैटिकली बीजेपी के जाल में फँस जाएँगी। ना उन्हें ब्राह्मण वोट मिलेगा, ना उन्हें ओबीसी वोट मिलेगा, ना उन्हें यादव मिलेगा, ना कुर्मी मिलेगा, ना गडरिया पाल, निषाद, राजभर मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में 2017 का विधानसभा चुनाव भी हमने याद रखना चाहिए, 2019 का लोकसभा चुनाव भी हमने याद रखना चाहिए और इसी आधार पे दोनों पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी चाहिए और मैं तो यह कहता हूँ कि ये संभावना अगर बनती है कि सपा-बसपा चाहे प्री पोल अलायंस में साथ में आए या फिर पोस्ट पोल अलायंस में साथ में आए, उन्होंने अपने हमेशा रास्ते खुले रखने चाहिए। एक में के खिलाफ न ज़्यादा बात करते हुए बीजेपी के खिलाफ अपना फ़ोकस रखना चाहिए और बीजेपी जैसे एक वक़्त में ऐसा आया था कि बीजेपी 2007 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में केवल 50 सीटें पर जीत हासिल की थी, उसी लेवल पर बीजेपी को अपने ला के रखना चाहिए। अगर ये कुछ बातें हो सकती हैं, तो ही जो है उम्मीद है कि सपा-बसपा कुछ कर दिखाएगी। हालाँकि गठबंधन का टूटना भी अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब तो मायावती ने अपनी राह चल ली है और अखिलेश यादव को तो अपनी राह फिर चलनी ही पड़ेगी क्योंकि गठबंधन नहीं है तो। तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन में केवल ब्राह्मण वोटों को लुभाना, ये कोई समझदारी की नीति नहीं हो सकती है। धन्यवाद।